नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल जो हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पल्स नेबारो स्ट्रेस क्या होता है। तो हमने देखा था कि ये स्ट्रेस है जो हमारे डिसलोकेशन को एक लैटिस में मूव करने के लिए ज़रूरत है। अभी हम जब ये स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो हम अपने डिसलोकेशन के मोशंस क्या हो सकते हैं, कौन सी मोशंस पॉसिबल है डिसलोकेशंस की, ये देखेंगे। तो यहाँ पे स्लाइड में मैंने लिखा है ग्लाइड, क्रॉस स्लिप और क्लाइंब। तो अभी हम ग्लाइड ये शब्द हमने सुना है, ग्लाइड हमने स्लीप के बारे में भी देखा था। तो अभी देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो नेचर में हमें डिसलोकेशंस से कोरिलेट करने में मदद करेगी। जैसे ये मैंने एक बार आपको बोला था कि बबल राफ्ट के बारे में आप देखिएगा। तो अगर आप कभी कॉफ़ी का फ्रॉथ देखेंगे तो कुछ इस तरह से मुझे बबल्स मिलेंगे। तो ये बबल्स में आप देखेंगे कि कुछ डिफेक्ट्स आपको मिलेंगे, यानी बड़े बबल्स मिलेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशनल एटम्स की तरह काम करते हैं। कुछ वैकेंसी की तरह, जहाँ पे बबल्स नहीं है वो यानी वहाँ पे वैकेंसी होंगी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कुछ डिसलोकेशंस भी आपको दिखेंगे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो। अभी डिसलोकेशंस देखने के लिए और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हैं कि कभी-कभी कॉर्न में जो मक्का होता है उसमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलता है। तो आप देखेंगे कि मेरा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिसलोकेशंस तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेरे कॉर्न के डिसलोकेशंस हो गए। जब मैं डिसलोकेशन के मोशन की बात करता हूँ, स्पेशली स्लिप की बात करता हूँ, तब ये एक एग्ज़ाम्पल हमेशा दिया जाता है। ये कैटरपिलर जो मूवमेंट है, ये जो कैटरपिलर है, इसका जो मूवमेंट है, ये मेरे स्लीप या ग्लाइड का एक उत्तम उदाहरण है। तो आप देखिएगा कि कैटरपिलर किस तरह से मूव हो रहा है। तो अब ये स्कीमेटिक द्वारा इस तरह दिखा गया है। अगर मैं देखूंगा कि ये मेरा प्लेन है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, तो आप देखेंगे कि ये कैटरपिलर के जो पैर है यहाँ पे इस तरह से उठे हुए हैं। जैसे जैसे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन इस तरह डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि डिसलोकेशन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है स्ट्रेस के एक स्ट्रेस जब इसको अप्लाई करते हैं तब। तो आप देखेंगे कि ये कैटरपिलर का जो मूवमेंट है इस तरह से हो रहा है, यानी मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड्स बन टूटेंगे लोकली और बनेंगे भी। तो इस तरह से हम देखेंगे ये जो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है इस तरह से मूव हो रहा है। और आगे आप देखेंगे कि ये कैटरपिलर एक यूनिट मूव हुआ है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे सरफेस स्टेपिक तैयार हो गई है। तो इस तरह से जो ग्लाइड है या स्लीप है एज डिसलोकेशन का, इस तरह से हम समझ सकते हैं कैटरपिलर के मूवमेंट की तरह। अभी जानते हैं कि ग्लाइड और स्लीप होती क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स लोकली हो रहा है और यहाँ पे सारे बॉन्ड्स एक तरह टूट नहीं रहे हैं। यही हमने देखा था कि कुछ ही बॉन्ड्स टूट रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो इसके कुछ पैर है वो ज़मीन पे चिपके हुए, कुछ ही पैर जो है वो हवा में उठे हुए हैं। तो यही कंसेप्ट है जब डिसलोकेशन मूव होता है लैटिस में, तो कुछ ही बॉन्ड्स टूटते हैं और सारे बॉन्ड्स यहाँ पे टूटते नहीं हैं। तो हमें बहुत सारी एनर्जी नहीं चाहिए, स्मॉल एनर्जी चाहिए डिसलोकेशन को मूव करने के लिए। तो अभी ग्लाइड ऑफ डिसलोकेशन देखते हैं हम, स्लिप यानी। तो हमने देखा था कि दो डिसलोकेशंस हमने देखे थे, एक एज और स्क्रू। तो इसके लिए पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एज डिसलोकेशन के लिए एक लाइन मार्क कर देते हैं। ये मेरी डिसलोकेशन लाइन है, दोनों के केस में हम डिसलोकेशन लाइन यहाँ पे मार्क कर दिए। ये मेरा क्रिस्टल है और बर्जर्स वेक्टर जब मार्क करूँगा एज डिसलोकेशन के लिए, तो यहाँ पे ये मेरी टेंजेंट वेक्टर है या डिसलोकेशन लाइन है। और ये जो बर्जर्स वेक्टर है एज डिसलोकेशन में, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बर्जर्स वेक्टर इस तरह से मार्क किया है। अभी यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये जो बर्जर्स वेक्टर है कुछ इस तरह से पैरेलल मार्क किया है ये डिसलोकेशन लाइन के लिए। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ, शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ इस तरह से। तो अगर जब मैं शेयर स्ट्रेस अप्लाई करूँगा तो मुझे डिफॉर्मेशन कुछ इस तरह से मिलना चाहिए। यानी ये जो कंडीशन है, यानी मुझे एक स्लिप क्रिस्टल मिलेगा, स्लिप पार्ट मिलेगा और एक अनस्लिप पार्ट मिलेगा। ये मेरा आउटपुट है इन दोनों मोशंस के डिसलोकेशंस का। तो मुझे शेप चेंज जो मिल रहा है, एज डिसलोकेशन जब मूव होगा और स्क्रू डिसलोकेशन जब मूव हुआ, तो मुझे ये शेप चेंज मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये डिसलोकेशन किस तरह से मूव होना चाहिए। तो जब मैंने ये शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया
तो आप देखेंगे पहले केस में जब हम एज डिसलोकेशन की बात करते हैं तो प्योर एज की बात कर रहा हूँ मैं। प्योर एज के लिए क्या डेफिनेशन है, जो टेंजेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए मेरे बर्जेस वेक्टर के साथ। तो टेंजेंट वेक्टर यहाँ पे है, ये मार्क कर लेते हैं, ये मेरा टेंजेंट वेक्टर है इस डायरेक्शन में। ये आप देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है मेरे बर्जेस वेक्टर के साथ। और एक चीज़ हम लिख सकते हैं, जो स्ट्रेस हमने अप्लाई किया इस तरह से लिख सकते हैं, जो टेंजेंट वेक्टर के साथ ये स्ट्रेस कैसा है, अगर स्ट्रेस इस तरह से है, टेंजेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये स्ट्रेस परपेंडिकुलर है मेरे टेंजेंट वेक्टर के साथ। और आप देखेंगे कि जो स्ट्रेस है ये पैरेलल है मेरे बर्जेस वेक्टर के साथ। और डायरेक्शन क्या होगी मेरी टेंजेंट वेक्टर की, आप देखेंगे कि ये डिसलोकेशन इस तरह से मूव हो रहा है। अगर ये बर्जेस वेक्टर है तो ये बर्जेस वेक्टर की डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो आप देखेंगे ये जो डिसलोकेशन है, मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ डिसलोकेशन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वेक्टर। यानी आप देखेंगे मेरा टेंजेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे है, और इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो मेरे टेंजेंट वेक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा मूवमेंट होता है डिसलोकेशन का। ये हो गया मेरा एज डिसलोकेशन। अभी हम देखते हैं प्योर स्क्रू डिसलोकेशन। तो प्योर स्क्रू डिसलोकेशन में ये रिलेशन है जहाँ पे टेंजेंट वेक्टर पैरेलल है मेरे बर्जेस वेक्टर के साथ। यहाँ पे भी मार्क कर लेते हैं टेंजेंट वेक्टर हम। तो टेंजेंट वेक्टर अगर हम मार्क कर रहे हैं तो ये टेंजेंट वेक्टर इस तरह से है। और आप देखेंगे कि अगर टेंजेंट वेक्टर पैरेलल है बर्जेट वेक्टर के साथ, तो ये जो टेंजेंट वेक्टर है ये पैरेलल हो जाएगा मेरे शेयर स्ट्रेस के साथ, जो मैंने एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई किया इस तरह से, तो ये पैरेलल हो जाएगा। अगर आप ये कंडीशन देखेंगे तो जो शेयर स्ट्रेस है वो भी पैरेलल हो जाएगा मेरे बर्जेस वेक्टर के साथ। अगर आप देखेंगे कि ये जो डिसलोकेशन है ये किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। यहाँ पे मार्क किया है द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये जो डिसलोकेशन का। तो अगर ये इस डायरेक्शन में मूव होगा तो ये स्लिप इस तरह से होगा और यहाँ पे स्टेप मुझे इस तरह से मिलना चाहिए, इसका आउटपुट भी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो डायरेक्शन है डिसलोकेशन मोशन का ये परपेंडिकुलर है मेरे टेंजेंट वेक्टर को। तो यानी डायरेक्शन ऑफ अ डिसलोकेशन मोशन इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट वेक्टर। ये दोनों केस में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो दोनों केस में हमें डिसलोकेशन मोशन किस तरह मिल रही है, प्योर एज या प्योर स्क्रू में, ये मिल रही है जो हमारा टेंजेंट वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर। तो कोई भी डिसलोकेशन रहे, एज रहे, प्योर एज रहे, प्योर स्क्रू रहे, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। अभी जानते हैं इसको और एक एग्जांपल लेके। ये हम ग्लाइड की बात कर रहे हैं। ग्लाइड यानी जो डिसलोकेशन मोशन है उस स्लिप प्लेन में कैसे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो ये मेरा पास एक डिसलोकेशन लाइन है और इसका बर्जेस वेक्टर में डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से, कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये डिसलोकेशन लाइन में अगर इस तरह से मार्क करूँगा तो टेंजेंट वेक्टर मेरा कुछ इस तरह से जाएगा। और बर्जेस वेक्टर की जब मैं बात करूँगा तो मेरे बर्जेस वेक्टर तो इनवेरिएंट रहते हैं, यानी वो चेंज नहीं होंगे, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होंगे किसी भी डिसलोकेशन लाइन के लिए। तो ये मेरा बर्जेस वेक्टर इसी डायरेक्शन में रहेगा। अभी जब मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डिसलोकेशन होगा, ये जो डिसलोकेशन होगा ये मेरा स्क्रू डिसलोकेशन होगा, और ये जो डिसलोकेशन होगा ये मेरा एज डिसलोकेशन होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि टेंजेंट वेक्टर परपेंडिकुलर है बर्जेस वेक्टर के साथ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि टेंजेंट वेक्टर है पैरेलल है बर्जेस वेक्टर के साथ, और यहाँ पे मुझे मिक्स्ड नेचर मिलेगा। तो जब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो डिसलोकेशन मोशन है वो हमेशा टेंजेंट वेक्टर, जो मोशन है वो हमेशा इस टेंजेंट वेक्टर को परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैंने शेयर स्ट्रेस कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है यानी बर्जेस वेक्टर के अलोंग, तो मुझे एक स्लिप रीजन मिलेगा और एक अनस्लिप रीजन मिलेगा। पर जब मैं शेयर स्ट्रेस इंक्रीज करूँगा तो इस डिसलोकेशन का मोशन होगा, और मोशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, मोशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। मोशन हमेशा होगा परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वेक्टर, यानी अगर मैं लोकल यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करूँगा तो उस पॉइंट पे जो डिसलोकेशन का मोशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये मेरा डिसलोकेशन ग्लाइड कर रहा है या स्लिप कर रहा है इस स्लिप प्लेन पे, तो वो किस तरह से मूव होगा, वो इस तरह से मूव होगा। जो मेरा नेक्स्ट पोजीशन होगा डिसलोकेशन का वो इस तरह से आएगा,
यानी आप देख पा रहे होंगे कि ये डिसलोकेशन जो है इसका एक टेंजेंट वेक्टर है और ये जो मोशन है डिसलोकेशन का वो परपेंडिकुलर है इसके टेंजेंट वेक्टर के साथ। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमने लूप्स देखा था। लूप यानी क्या होता है, हमने बताया था कि डिसलोकेशन एंडिंग ऑन इट सेल्फ, यानी डिसलोकेशन वो खुद पे ख़त्म हो रहा है, शुरू भी होता है उसके ऊपर ही ख़त्म होता है, उसको हम लूप कहते हैं। ये अगर मैं ग्लाइड लूप मान के चलता हूँ, तो अगर ये लूप मैं मान के चल रहा हूँ तो ये स्लिप पार्ट है अंदर का और ये अनस्लिप पार्ट है। अगर हम टेंजेंट वेक्टर देखेंगे इसका, तो मार्क कर लेते इसका टेंजेंट वेक्टर भी, तो ये मेरा टेंजेंट वेक्टर हो जाएगा, डिसलोकेशन का टेंजेंट वेक्टर। और डिसलोकेशन लाइन वेक्टर इस तरह से होगा। तो यहाँ पे इसका मोशन कैसे होगा, अगर मैं शेयर स्ट्रेस यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो इसका मोशन होगा परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट वेक्टर। तो कुछ इस तरह से, यानी हर एक पॉइंट पे अगर मैं निकालूंगा तो ये डिसलोकेशन इस तरह से कुछ मूव होगा। और हम देखेंगे कि अगर स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये डिसलोकेशन जो मोशन है वो इस तरह से होगा और ये लूप इंक्रीज होगा, अपना साइज बढ़ाएगा। तो इस तरह से कुछ हमारा डिसलोकेशन का मोशन होता है, यानी यहाँ पे मैं ग्लाइड की बात कर रहा हूँ या स्लिप की बात कर रहा हूँ। तो आपको एक हमेशा याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ डिसलोकेशन वो क्या रहेगा, हमेशा उसके टेंजेंट वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो अगर मेरा टेंजेंट वेक्टर इस तरह से समझे, अगर मेरा टेंजेंट वेक्टर इस तरह से है तो उसका मोशन उसको परपेंडिकुलर रहेगा, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा डिसलोकेशन का। ये किसी भी डिसलोकेशन के लिए लागू होता है, वो एज हो, स्क्रू हो या मिक्स्ड हो। तो ये ग्लाइड ऑफ डिसलोकेशन हो गया। अभी हम देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ क्या ग्लाइड होना चाहिए। तो हमने देखा था कि एफसीसी, बीसीसी और एचसीपी में स्लिप डायरेक्शंस क्या होती है। एफसीसी में क्लोज, यहाँ पे हमने देखा था कि क्लोज पैक डायरेक्शंस स्लिप डायरेक्शंस होती है, और मेजरली जो क्लोज पैक प्लेन्स होते हैं वो स्लिप प्लेन्स होते हैं। तो हमने देखा था कि स्लिप सिस्टम्स क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के साथ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास एफसीसी में एक ही स्लिप डायरेक्शन है, यानी एक टाइप की स्लिप डायरेक्शन है और एक टाइप का स्लिप प्लेन है। पर बीसीसी में मेरे पास एक स्लिप डायरेक्शन है पर मेरे पास 2-3 स्लिप प्लेन्स है, जैसे 110, 112 और 1123 हमने डिस्कस भी किया था। और एचसीपी में भी वैसे ही है, मेरे पास एक स्लिप डायरेक्शन है, एक टाइप की स्लिप डायरेक्शन है 11/20 टाइप की, ये क्लोज पैक डायरेक्शन है एचसीपी में। और मेरे पास वेरियस स्लिप प्लेन्स है, जैसे 0001 ये बेसल प्लेन हो गया, 1/100, 1/101, ये डिपेंडिंग ऑन जो हमारी कंडीशंस है, डिफॉर्मेशन कंडीशंस के, उसके हिसाब से ये स्लिप प्लेन्स चेंज होंगे। तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिखाया जाता है बीसीसी के केस में, यानी यहाँ पे एक मैंने पेंसिल ग्लाइड करके मार्क किया है। तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास पेंसिल का एक स्टैक्स है, और यहाँ पे अगर ये स्टैक को मैं किसी शेयर फोर्स अप्लाई करूँगा, मान लेते हैं मैंने इस तरह से कुछ शेयर फोर्स अप्लाई किया है ये स्टैक्स को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से कुछ मुझे डिफॉर्मेशन मिल रहा है, यानी ये जो ग्लाइड हो रहा है प्लेन्स का या स्लिप हो रहे हैं प्लेन्स, ये कुछ इस तरह से जिगजैग वे से, इसको ही हम कहते हैं पेंसिल ग्लाइड। आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे ये जो लाइंस है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, अगर ये जो लाइंस है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक, ये एक पर्टिकुलर प्लेन्स दिखा रहा है। आप देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये पर्टिकुलर प्लेन्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसको ही हम कहते हैं पेंसिल ग्लाइड, यानी पेंसिल की तरह स्लिप हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं पेंसिल ग्लाइड। ये टेलर्स का एक इलिस्ट्रेशन था पेंसिल के स्टैक को लेके। अभी हम देखते हैं कि क्रॉस स्लिप क्या होता है डिसलोकेशन का। तो डिसलोकेशन का क्रॉस स्लिप कब होता है ये पहले हम जानेंगे। तो ये अगर मैं प्योर डिसलोकेशन की बात, प्योर एज डिसलोकेशन की बात करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास प्योर, जब मैंने स्लिप प्लेन की बात की तो मेरे पास एक टेंजेंट वेक्टर है। अगर मैं एज, प्योर एज बात करूँगा तो यहाँ पे जो बर्जेस वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा इस टेंजेंट वेक्टर को। ये मेरा डेफिनेशन है प्योर एज डिसलोकेशन का। अगर आप देखेंगे ये जो टी इज़ परपेंडिकुलर टू बी, यानी टी ये जो बी को परपेंडिकुलर है, तो ये डिसलोकेशन लाइन बाइफरकेट करेगी स्लिप और अनस्लिप रीजन को। तो आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है टी परपेंडिकुलर टू बी बर्जेस वेक्टर, ये सिर्फ एक ही प्लेन में पॉसिबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स
एक ही प्लेन में डिफाइन हो सकते हैं। ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है मेरे एज डिसलोकेशन का, यानी एक ही प्लेन इन दोनों वेक्टर्स को कंटेंट कर सकता है, यानी साथ में रख सकता है। आप दूसरा प्लेन ले सकते हो, पर उस दूसरे प्लेन में आप एक तो टी टेंजेंट वेक्टर आएगा, नहीं तो बर्जेस वेक्टर आएगा। दोनों अगर एक प्लेन में आने हैं तो मुझे सिर्फ एक ही यूनिक प्लेन मिलेगा, जो मुझे इस तरह से, अगर मैं टी क्रॉस बी निकालूंगा तो एक नॉर्मल डायरेक्शन मुझे मिलेगी। अगर मैं टी क्रॉस बी निकालता हूँ तो मुझे एक नॉर्मल डायरेक्शन मिलेगी। ये जो नॉर्मल डायरेक्शन रहेगी ये मेरी प्लेन को परपेंडिकुलर रहेगी। ये हमने देखा था, ये आप समझ भी सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। तो एज डिसलोकेशन ये किसी भी मेरे एक ही स्लिप प्लेन में हो सकता है। तो यानी इसका मतलब मेरा एज डिसलोकेशन सिर्फ एक ही प्लेन में मूव हो सकता है। इसको हम ग्लाइड कहेंगे या स्लिप कहेंगे। तो ये मेरा टी परपेंडिकुलर टू बी, और इसलिए मैं कहूँगा कि यूनिक स्लिप प्लेन रहेगा एज डिसलोकेशन को, प्योर एज डिसलोकेशन को ग्लाइड करने के लिए। यानी इस केस में क्रॉस स्लिप नहीं होगा। हम जानते हैं कि क्रॉस स्लिप होता क्या है। क्रॉस स्लिप हम देखेंगे अभी प्योर स्क्रू डिसलोकेशन को समझ के। तो मान लेते हैं मेरे पास एक स्लिप प्लेन है। अगर मैं प्योर स्क्रू की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास ये टेंजेंट वेक्टर है, ये मेरा डिसलोकेशन लाइन वेक्टर है। अगर हम प्योर स्क्रू की बात करेंगे तो बर्जेस वेक्टर क्या होगा, इससे पैरेलल होगा। ये मेरी प्योर स्क्रू की डेफिनेशन है। तो अगर हम देखेंगे ये जो दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है, तो अब मैं ये डिसलोकेशन लाइन से जाने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स निकाल सकता हूँ यहाँ से। यानी ये जो दो वेक्टर्स है, आप जान सकते हो अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है एक दूसरे से, यानी टी यहाँ पे पैरेलल है बी से, तो मैं यहाँ से लगभग इनफाइनाइट प्लेन्स निकाल सकता हूँ। यानी ये जो दो कॉम्बिनेशन है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो ये यहाँ इन दोनों में से इनफाइनाइट प्लेन्स मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि ये जो प्योर स्क्रू है इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही स्लिप प्लेन पे ये मूव हो, ये दूसरे स्लिप प्लेन पे भी मूव हो सकता है। तो ये जो डिसलोकेशन लाइन है अनस्लिप और स्लिप रीजन को डिमार्केट करती है। तो ये जो डिसलोकेशन लाइन है ये मेरे इस प्लेन में भी मूव हो सकता है, और अगर मेरे पास दूसरा कुछ स्लिप प्लेन आ जाएगा वो उसमें भी मूव करेगा। हम देखेंगे इसके बारे में। तो ये किसी भी दूसरे प्लेन पे भी ग्लाइड कर सकता है। इनको कोई ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ एक ही प्लेन में वो कंटेंट रहे। तो हम जान पा रहे हैं यहाँ पे कि जो प्योर एज डिसलोकेशन है वो सिर्फ एक ही प्लेन में ग्लाइड हो सकता है, पर स्क्रू डिसलोकेशन है वो दूसरे प्लेन में भी ग्लाइड हो सकता है। और जानते हैं इसके बारे में कि ये दूसरे प्लेन में ग्लाइड किस तरह से होता है, उसी को हम कहते हैं क्रॉस स्लिप। यानी एक प्लेन से ग्लाइड होकर दूसरे प्लेन पे शिफ्ट होना, चेंज होना, इसको हम कहते हैं क्रॉस स्लिप। तो जानते हैं क्रॉस स्लिप क्या होता है स्क्रू डिसलोकेशन का। तो मान लेते हैं मेरे पास एक स्लिप प्लेन है और ये स्लिप प्लेन यहाँ पे एक स्क्रू डिसलोकेशन है, क्योंकि हमने देखा कि स्क्रू डिसलोकेशन ही दूसरे प्लेन पे ग्लाइड हो सकता है। तो मार्क कर लिया यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर और बर्जेस वेक्टर। मान लेते कि यहाँ इस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ या शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस फोर्स के अप्लीकेशन के साथ ये जो डिसलोकेशन है वो इस स्लिप प्लेन पे मूव होगा। इसको मैं कहूँगा ग्लाइड या स्लिप ऑफ अ डिसलोकेशन। तो मान लेते इस तरह से कुछ ग्लाइड हो गया मेरा ये डिसलोकेशन, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। अभी मान लेते यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल आ गया, यानी डिसलोकेशन रुक गया यहाँ पे, इसके लिए, इसके मोशन के लिए रुकावट हो गई। तो हमने जाना है कि ये जो स्लिप प्लेन है इसमें ये जो स्लिप प्लेन है और ये जो डिसलोकेशन है ये दूसरे स्लिप प्लेन पे भी क्रॉस स्लिप हो सकता है। अगर मान लेते यहाँ पे कोई एक दूसरा स्लिप प्लेन है, इस तरह से मान लेता हूँ मैं दूसरा स्लिप प्लेन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये मेरा स्क्रू डिसलोकेशन है तो यही मेरा टेंजेंट वेक्टर रहेगा और यही मेरा बर्जेस वेक्टर रहेगा। तो ये जो डिसलोकेशन है वो इस प्लेन पे भी ग्लाइड हो सकता है। तो अगर प्लेन 1 पे कोई रुकावट आ गई तो ये प्लेन 2 पे मूव हो सकता है या ग्लाइड हो सकता है, कुछ इस तरह से। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से ये डिसलोकेशन ग्लाइड हो गया। तो मेरा डिसलोकेशन यहाँ पे था और फिर वो ग्लाइड होके स्लिप प्लेन पे ग्लाइड होके इस स्लिप प्लेन 2 पे आ गया। तो ये जो स्लिप है एक प्लेन से दूसरी प्लेन की तरफ, इसको ही क्रॉस स्लिप कहते हैं। ये जो प्रोसेस है स्क्रू डिसलोकेशन का, एक स्लिप से दूसरे स्लिप प्लेन पे ग्लाइड होना, इसको हम क्रॉस स्लिप कहते हैं। आइए और थोड़ा जानते हैं इस क्रॉस स्लिप के बारे में।
मान लेते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और हमने देखा था कि एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो 111 प्लेन होता है ये मेरा स्लिप प्लेन होता है, ग्लाइड प्लेन होता है। और हमने देखा था कि बहुत सारे 111 प्लेन होते हैं, तो ये एक तरह का 111 प्लेन है, ये यानी 111 प्लेन है। अगर मैं A1 A2 A3 ऐसे मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो डिसलोकेशन है ये मेरा डिसलोकेशन हो देखा था कि जो बर्जेस वेक्टर होता है वो इस डायरेक्शन में है। मान लेता हूँ ये जो डायरेक्शन है ये मेरी A/2 बार 110 है, यानी मैं मार्क कर लेता हूँ ये जो है यहाँ पे मेरा टेंजेंट वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में मेरा बर्जेस वेक्टर है, और ये जो है ये मेरा बर्जेस वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। तो अगर टेंजेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो ये जो डिसलोकेशन हो जाएगा ये मेरा स्क्रू डिसलोकेशन हो जाएगा। तो ये स्क्रू डिसलोकेशन है। अगर ये क्रॉस स्लिप करना चाहता है इस प्लेन से तो हम जानते हैं कि ये क्रॉस स्लिप कैसे होगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैं एक दूसरा प्लेन ड्रॉ किया, ये वाला रेड कलर का, ये भी एक दूसरा 111 प्लेन है, ये बार 1 प्लेन है। तो आप देखेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मेरे पास ये दो 111 प्लेन है। अभी इस तरह से मानते हैं कि अगर मैं कुछ लोडिंग कंडीशन इस तरह से होगी कि ये ग्लाइड होके, यानी डिसलोकेशन जो है, जो स्क्रू डिसलोकेशन है वो ग्लाइड होगा इस प्लेन पे कुछ इस तरह से हम देख लेते हैं। ये जो बॉटम वाला प्लेन है ये मार्क कर लिया मैंने यहाँ पे 00 बार 1, और ये एक मेरा ये 111 प्लेन है, यहाँ पे यही कंडीशन में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। और ये है मेरा डिसलोकेशन, इस तरह से भी मार्क कर लेता हूँ। ये मेरा बर्जेस वेक्टर हो गया और ये मेरा टेंजेंट वेक्टर है इस डायरेक्शन में। तो बर्जेस वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, यानी मेरा स्क्रू डिसलोकेशन है। इस तरह से मैंने स्क्रू डिसलोकेशन को मार्क कर लिया। और ये दूसरा बार 1 प्लेन, यानी एक 111 दूसरे फैमिली का, यानी इस फैमिली में दूसरा प्लेन, ये मैंने मार्क कर लिया। अभी किसी फोर्स के कारण ये डिसलोकेशन मूव होता है, मान लेते कुछ इस तरह से मूव हुआ, वो यहाँ पे आएगा। और फिर ये क्रॉस स्लिप जब होगा तो क्रॉस स्लिप यानी यहाँ पे इस 111 प्लेन में वही मूव हुआ था, अब ये इस प्लेन पे आ जाएगा, यानी कुछ इस तरह से मूव होगा। तो मेरे जो मूवमेंट है डिसलोकेशंस के वो कुछ इस तरह से इस 111 प्लेन पे था, फिर वो क्रॉस स्लिप होके, यानी उसने अपना स्लिप प्लेन चेंज कर दिया। ये स्लिप प्लेन पहले 111 था और चेंज करने के बाद ये आ गया बार 1 तो इस जो प्रोसेस को हम कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस स्लिप ऑफ अ स्क्रू डिसलोकेशन। तो ये क्रॉस स्लिप हो गया स्क्रू डिसलोकेशन का। अभी जानते कुछ इस तरह से एफसीसी अगर मटेरियल में मेरे पास ये 111 प्लेन है, मान लेते किसी तरह का 111 प्लेन है, और इस 111 प्लेन पे मेरे पास एक डिसलोकेशन लूप है, और मान लेता हूँ मैं इसका बर्जेस वेक्टर इस डायरेक्शन पे, इस डिसलोकेशन लूप का। तो आप देखेंगे कि सारे जगह पे ये डिसलोकेशन बर्जेस वेक्टर जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। और टेंजेंट वेक्टर में मार्क कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। अगर मैं टेंजेंट वेक्टर इस तरह से मार्क करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो नेचर है यहाँ पे जो नेचर बनेगा ये बनेगा मेरा स्क्रू डिसलोकेशन। तो आप देखेंगे कि ये जो लूप है अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ तो किस तरह से बढ़ना चाहिए या मूव होना चाहिए, तो कुछ इस तरह से वो बढ़ेगा। यानी हमने देखा था कि ये जो लूप का डायमेंशन है वो बढ़ेगा, यानी यहाँ पे इसके मूवमेंट्स होंगे। किस तरह से मूवमेंट्स होंगे, हमने देखा था कि ये परपेंडिकुलर होंगे हमेशा, डिसलोकेशन का मूवमेंट इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा टेंजेंट वेक्टर है अभी भी, और ये मेरा बर्जेस वेक्टर है इस तरह से। और मान लेते कि मेरे पास और एक दूसरा एक स्लिप प्लेन है कुछ इस तरह से, ये हो गया मेरा 1 बार 1 यहाँ पे यही कंडीशन हम देख रहे। तो ये जो पार्ट है मेरे लूप का ये क्या होगा, ये क्रॉस स्लिप होगा। क्रॉस स्लिप किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। ये जो डायरेक्शन है मेरी ये बार 101 है, यही डायरेक्शन हम मान के चल रहे हैं, बर्जेस वेक्टर के डायरेक्शन है यहाँ पे। और ये क्रॉस स्लिप होगा तो कुछ इस तरह से क्रॉस स्लिप होगा। आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है इस डिसलोकेशन लूप का ये क्रॉस स्लिप हो गया, क्योंकि ये स्क्रू नेचर था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्रॉस स्लिप हो जाएगा इस स्क्रू पार्ट। अगर आप देखेंगे अगर मैं स्ट्रेस फिर से अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिसलोकेशन मोशन होगा और ये जो लूप है कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है यहाँ पे आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं टेंजेंट वेक्टर निकाल लेता हूँ। ये टेंजेंट वेक्टर कुछ इस तरह से ही रहेगा और मेरा बर्जेस वेक्टर इसी डायरेक्शन में है,
यहाँ पे भी, तो ये डिसलोकेशन लूप का मोशन इस तरह से होगा। और ये जो पार्ट है, जो स्क्रू पार्ट है, ये स्क्रू पार्ट हमेशा क्रॉस स्लिप करेगा। तो आप देखेंगे कि अगर ये मेरा 1 बार 1 1 है, इस जो पार्ट ये यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे इस पार्ट को मैं कहूँगा क्रॉस स्लिप। ये जो इवेंट हुआ यहाँ पे, इसको मैं कहूँगा क्रॉस स्लिप। ये जो इवेंट था ये क्रॉस स्लिप है मेरा। अभी यहाँ पे भी एक क्रॉस स्लिप हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो दूसरा प्लेन मैंने ड्रॉ किया है 1 1 1, ये मेरे ओरिजिनल जो प्राइमरी प्लेन है 1 1 1, इससे पैरेलल है। तो अगर ये क्रॉस स्लिप होके ओरिजिनल प्लेन में आ रहा है, अगर हम देखेंगे जब ओरिजिनल प्लेन की जब मैं बात करूँगा तो 1 1 1 प्लेन कैसे किस तरह से रहेंगे, मेरे 1 1 1 प्लेन इस तरह से स्टैक रहेंगे। अगर तो ये मेरे सारे 1 1 1 प्लेन्स है, अगर मैं इस तरह से मान रहा हूँ, और क्रॉस स्लिप होके हम देखेंगे कि इस तरह से कुछ दूसरा 1 1 1 प्लेन था, ये मैं मान लेता हूँ 1 बार 1 1 प्लेन है। तो मेरा लूप यहाँ पे था, लूप क्रॉस होके यहाँ पे आ गया, फिर ये मेरा ओरिजिनल प्लेन है, ये क्रॉस होके यहाँ पे आ गया लूप, और लूप फिर से यहाँ से मूव होगा इस तरह से। तो यही सिनारियो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो ये देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है इसको मैं कहूँगा डबल क्रॉस स्लिप। ये मेरा क्रॉस स्लिप था और इसको कहूँगा मैं डबल क्रॉस स्लिप। डबल क्रॉस स्लिप क्या होता है कि यानी पहले क्रॉस स्लिप होके फिर से एक बार क्रॉस स्लिप हो, पर वो ओरिजिनल या प्राइमरी स्लिप प्लेन पे हो रहा है, उस प्रोसेस को मैं कहूँगा डबल क्रॉस स्लिप। अभी हम एज डिसलोकेशन के बारे में जानेंगे। तो हमने देखा था कि जो स्क्रू डिसलोकेशन होगा वो क्रॉस स्लिप करेगा, पर एज डिसलोकेशन क्लाइंब प्रोसेस करता है। तो क्लाइंब प्रोसेस हम जानेंगे थोड़ा और डिटेल में हमारे आगे के क्लासेस में, बट यहाँ पे हम थोड़ा जानते हैं कि एज डिसलोकेशन क्लाइंब यानी क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये मेरा एज डिसलोकेशन है, यहाँ पे मार्क्ड है, और जब मैं एज डिसलोकेशन यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ तो ये मेरा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है और ये मेरा स्लिप प्लेन है। तो ये मेरा स्लिप प्लेन हो गया, इस तरह से कुछ मैंने मार्क कर दिया। जब हम क्लाइंब की बात करते हैं तो क्लाइंब होता है हमेशा सर्टन हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर यानी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0.4 TM, इसको भी लिख लेते हैं हम। तो ये मिलेगा मुझे ग्रेटर देन 0.4 TM। TM का क्या है? TM ये मेरा मेल्टिंग पॉइंट है अलॉय का या मेरे मेटल का। ये मेरा मेल्टिंग पॉइंट है, यानी 0.4 TM के अराउंड या ऊपर मुझे क्लाइंब दिखता है, यानी डिसलोकेशन का क्लाइंब दिखता है, यानी एज डिसलोकेशन का क्लाइंब दिखता है। तो जानते हैं कैसे होता है। तो आप देखेंगे कि एट हाई टेम्परेचर्स कुछ वैकेंसीज यानी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैकेंसीज रहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ वैकेंसी तैयार हो गई, तो क्या होगा इस वैकेंसी की वजह से, और हम हाई टेम्परेचर पे हैं, तो कुछ एटम्स डिफ्यूज़ होंगे। तो हम देखेंगे कि कुछ एटम्स यहाँ पे, जैसे मान लिया यहाँ से मैंने देखा कि ये एटम्स यहाँ पे यहाँ डिफ्यूज़ हो गया। तो आप देखेंगे कि ये अभी मेरा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन हो गया और फिर से डिफ्यूजन होगा। तो आप देखेंगे कि ये मेरा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन होगा, ये कुछ एटॉमिक अरेंजमेंट्स हो गए, और आप देखेंगे कि स्लिप प्लेन मेरा अभी ये हो गया। इनिशियली मेरा स्लिप प्लेन ये था, अभी डिफ्यूजन और वैकेंसी क्रिएट हुआ और डिफ्यूजन हुआ, उसके वजह से मेरा स्लिप प्लेन यहाँ हो गया। तो आप देखेंगे कि मेरा डिसलोकेशन कहाँ मूव हुआ, यहाँ पे था पहले इनिशियली, फिर वो अबव मूव हुआ। इसको कहते हैं हम क्लाइंब अप, इसको कहते हैं पॉजिटिव क्लाइंब और क्लाइंब अप। ये हो गया मेरा एज डिसलोकेशन का क्लाइंब अप और क्लाइंब डाउन। अभी आप समझ सकते हैं कि अगर एज डिसलोकेशन क्लाइंब अप होता है तो क्लाइंब डाउन भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव क्लाइंब है तो निगेटिव क्लाइंब भी है। तो आइए जानते हैं कि निगेटिव क्लाइंब होता क्या है। तो मान लेते हैं मेरा डिसलोकेशन है, यहाँ पे एज डिसलोकेशन आप देख पाएंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, ये मैंने इसे मार्क कर दिया, और ये मेरा स्लिप प्लेन है यहाँ पे। तो अगर इस तरह से कुछ मेरा डिसलोकेशन है और हम हाई टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगी, वैकेंसीज तैयार होगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ वैकेंसीज तैयार हो गई, और अभी एटॉमिक डिफ्यूजन्स भी होंगे क्योंकि हम हाई टेम्परेचर पे है, तो हाई टेम्परेचर पे डिफ्यूजन एक डोमिनेंट मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एटॉमिक डिफ्यूजन्स हो गए, कुछ एटॉमिक मूवमेंट्स और हो गए, और आप देखेंगे कुछ इस तरह से एटॉमिक अरेंजमेंट्स हो गए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो प्लेन है, ये मेरा एक्स्ट्रा हाफ प्लेन हो गया, और आप देखेंगे कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा डिसलोकेशन क्लाइंब डाउन हो गया, और ये जो प्लेन है ये मेरा स्लिप प्लेन हो जाएगा, नया स्लिप प्लेन हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये नेगेटिव क्लाइंब है या इसको कहेंगे क्लाइंब डाउन। तो ये नेगेटिव क्लाइंब और क्लाइंब डाउन कहते हैं इसे। तो हम क्लाइंब किस प्रोसेस को कहेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव क्लाइंब को? तो क्लाइंब इसको कहते हैं कि अगर डिसलोकेशन मूव हो रहा है, कहाँ मूव हो रहा है? अपने ओरिजिनल स्लिप प्लेन से आउट ऑफ द स्लिप प्लेन, यानी ये देखा अगर ये मूवमेंट है, ये मेरा ओरिजिनल स्लिप प्लेन है और ये मूव हुआ, ये अबव था, ये नीचे आ गया, ये नीचे था, ये अबव आ गया, यानी आउट ऑफ द स्लिप प्लेन। बट ये जो स्लिप प्लेन्स है ये पैरेलल स्लिप प्लेन्स है। आप देखेंगे कि डिसलोकेशन का मूवमेंट है पैरेलल स्लिप प्लेन्स पे हो रहा है, यानी ये क्लाइंब अप हो रहा है और क्लाइंब डाउन हो रहा है। ये अगर आप समझेंगे इस तरह से, ये जो सारे प्लेन्स है ये एक ही टाइप के प्लेन्स है। तो ये जो प्लेन्स है, यानी मेरा डिसलोकेशन क्लाइंब अप और क्लाइंब डाउन, मूविंग आउट इज कॉल्ड क्लाइंबिंग ऑफ एन एज डिसलोकेशन। तो ये हो गया मेरा एज डिसलोकेशन का क्लाइंब। तो हमने देखा था कि एज डिसलोकेशन मेरा क्रॉस स्लिप नहीं करता है। एज डिसलोकेशन हमेशा क्लाइंब करेगा। हम देखेंगे इसके बारे में, इसको समराइज भी करेंगे, बट यहाँ पे हम एज डिसलोकेशन ही क्लाइंब कर सकता है। यहाँ पे हम देखे थे कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ रो ऑफ एटम्स था, यहाँ पे मैंने वैकेंसी तैयार की थी, और हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एटम्स थे यहाँ पे जाके डिफ्यूज़ हो गए थे। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ रो ऑफ एटम्स, और यहाँ पे हम देखेंगे एडिशन ऑफ रो ऑफ एटम्स, या हम यहाँ पे देखेंगे कि डिक्रीज इन वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन। जो वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुई थी, जब क्लाइंब अप हो रहा है तब यहाँ पे वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन मेरी डिक्रीज हुई थी। जब क्लाइंब डाउन होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इंक्रीज इन वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन। हमने एक वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट की थी, और यहाँ पे देखिए अभी जो वैकेंसीज तैयार हुई है, यहाँ पे 2 वैकेंसीज यहाँ पे तैयार हुई है। तो हम देखेंगे कि जब क्लाइंब अप और क्लाइंब डाउन होता है तो ये जो प्रोसेस है इसमें वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये जो स्कीमेटिक से आप आसानी से समझ सकते हैं कि वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से घटता है या बढ़ता है। अब हम देखेंगे कि ये जो वैकेंसीज की बात कर रहे थे हम, तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैकेंसीज होती है। आप देखेंगे कि वैकेंसी एक डिफेक्ट है जो टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन में एग्जिस्ट करती है, यानी जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ वैसे वैसे मेरा वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ये आप इस वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये जो थर्मल डिफेक्ट है, इक्विलिब्रियम डिफेक्ट है, तो ये मेरी नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई, और ये मेरे टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हो गए मेरे क्रिस्टल के अंदर जो है। और अगर मुझे कोई टेम्परेचर पता है और मुझे ये पता है कि एक एक्टिवेशन एनर्जी पता है जो एक वैकेंसी तैयार करने के लिए क्या लगती है, तो मैं निकाल सकता हूँ कि किसी भी टेम्परेचर पे मेरी नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हो सकती है। इस फॉर्मूला से मैं निकाल सकता हूँ। ये हो गया मेरा वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर के साथ मैं इस इक्वेशंस के साथ निकाल सकता हूँ। आप देखेंगे जब मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ तो ये जो वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन है कुछ इस तरह से बढ़ेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ तो ये जो स्ट्रेस है, इस अप्लाइड स्ट्रेस के साथ एक एक्टिवेशन वॉल्यूम होगा, यानी जो वॉल्यूम एक्टिवेट होगा ये मुझे हेल्प करेगा वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो आप देखेंगे कि पर ये जो सिग्मा ओमेगा है, यहाँ पे सिग्मा स्ट्रेस है, ओमेगा जो एक्टिवेशन वॉल्यूम है, ये आप देखेंगे कि ये मच स्मॉलर देन KT और मच स्मॉलर देन Q है। ये कंडीशन यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे आप ये बात जान लीजिए, जो ये जो है एक्टिवेशन वॉल्यूम जो है, स्ट्रेस इनटू एक्टिवेशन वॉल्यूम, ये जो प्रोडक्ट है, ये इसका रेशो अगर मैं थर्मल एनर्जी के साथ लूँगा KT के साथ, ये हम 0.1 होना चाहिए, क्लोज टू 0.1 होना चाहिए। अगर मेरा स्ट्रेस टेंसाइल है तो आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पे बढ़ जाएगी, 10% से ज़्यादा बढ़ जाएगी वो। तो आप देखेंगे कि ये अगर मेरा स्ट्रेस पॉजिटिव है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी, और यहाँ पे निगेटिव साइन है तो ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल, ये पूरा टर्म यहाँ पे बढ़ेगा जैसे जैसे मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस का एक इफेक्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैकेंसीज पे। यहाँ पे हमने देखा था कि डिसलोकेशन क्लाइंब हो सकता है, जो एज डिसलोकेशन है वो मेरा क्लाइंब हो सकता है।
अभी हम समराइज़ करते हैं, हमने क्या-क्या प्रोसेसेस पढ़े थे, क्लाइंब, क्रॉस स्लिप और ग्लाइड। तो शियर स्ट्रेस हमेशा होगा अलोंग बी डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमें मिलेगा ग्लाइड। तो हमने देखा था, इसको भी हम लिख लेते हैं कि हमने हमेशा देखा था कि जो बी जो है, अगर वो पैरेलल है मेरे शियर स्ट्रेस के साथ, तभी मुझे डिसलोकेशन का मोशन मिलता है। आप चेक कर लीजिएगा ये पार्ट। पर जब शियर स्ट्रेस अलोंग बी है होगा तो मुझे ग्लाइड मिलेगा, डिसलोकेशन का ग्लाइड। और डिसलोकेशन ग्लाइड के किस में मिलता है मुझे स्क्रू में भी मिलता है और एज में भी मिलता है। ग्लाइड जब मैं बात कर रहा हूँ तो यानी मूवमेंट ऑफ अ डिसलोकेशन ऑन स्लिप प्लेन, यानी किसी भी स्लिप प्लेन पे डिसलोकेशन का मूवमेंट, इसको हम कहते हैं ग्लाइड। तो मुझे स्क्रू और एज डिसलोकेशन में ग्लाइड मिलता है। यहाँ पे सेम कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ। और जब मैं क्रॉस स्लिप की बात कर रहा हूँ तब मुझे सिर्फ क्रॉस स्लिप मिलेगा स्क्रू डिसलोकेशन में, एज डिसलोकेशन में क्रॉस स्लिप नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या जिम्मेदार है, क्योंकि जो मेरा टेंजेंट वेक्टर है स्क्रू डिसलोकेशन में वो हमेशा पैरेलल रहेगा बर्जस वेक्टर के साथ। तो मैं यहाँ ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसी भी स्लिप प्लेन में डिसलोकेशन को मूव करा सकता है। तीसरी कंडीशन है, अगर नॉर्मल स्ट्रेसेस है, जो हमने देखा था कि टेंसाइल स्ट्रेसेस से वैकेंसीज क्रिएट हो रही है, नॉर्मल स्ट्रेस जब एक्ट कर रहे हैं तब मुझे क्लाइंब मिलता है एज डिसलोकेशन का। तो क्लाइंब मुझे हमेशा मिलेगा एज डिसलोकेशन में। ये देखेंगे कि नॉर्मल स्ट्रेस किस तरह से अफेक्ट करता है क्लाइंब के द्वारा, हम बाद में देखेंगे अपने कोर्स में ही। और यहाँ के लिए ये समराइज कर देता हूँ। ये मेरे पास 3 मोशंस हैं, ग्लाइड, क्रॉस स्लिप और क्लाइंब। अभी हम देखेंगे ग्लाइड और जो क्रॉस स्लिप है वो किस पे डिपेंड करेगी। वो डिपेंड करेगी मेरी क्रिस्टल सिस्टम पे, अप्लाइड स्ट्रेस पे और टेम्परेचर पे। आप देखेंगे कि जब क्रिस्टल सिस्टम लेट से मेरे पास एफसीसी था तो उसमें आसानी से क्रॉस स्लिप होती है, और बीसीसी में क्रॉस स्लिप आसानी से नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है मेरा क्रिस्टल सिस्टम, अप्लाइड स्ट्रेस और टेम्परेचर के साथ। क्लाइंब जब हम देखेंगे तो क्लाइंब मेरी ये थर्मली एक्टिवेटेड प्रोसेस है, यानी हमने देखा था कि टेम्परेचर अगर 0.4 TM से ज़्यादा है तो मुझे क्लाइंब मिलता है। तो यानी हमने देखा था कि डिफ्यूजन यहाँ पे क्लाइंब में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने देखा था कि क्लाइंब अप और क्लाइंब डाउन ये एक्ट करेगा मेरे सोर्स और सिंक ऑफ वैकेंसीज। हमने देखा था कि वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है या घटता है जैसे क्लाइंब अप या क्लाइंब डाउन होता है। तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइड और क्रॉस स्लिप, इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ग्लाइड और क्रॉस स्लिप, ये 2 प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव प्रोसेस। यहाँ पे आप ये जो वर्ड है कंजर्वेटिव, ये टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से इस्तेमाल होता है, यानी यहाँ पे जो कंजर्वेटिव प्रोसेस है यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कंजर्व्ड होता है, यानी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ये वॉल्यूम मेरा कंजर्व्ड होता है जब मेरा डिसलोकेशन मोशन होता है। ये नॉन कंजर्वेटिव है, यानी यहाँ पे चेंज होगा वॉल्यूम। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मैंने बोला था जब क्लाइंब होता है तब क्लाइंब डाउन और क्लाइंब अप होता है तो ये वैकेंसीज को जनरेट करेगा या एनिहिलेट करेगा। तो वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ घटेगा या बढ़ेगा। जब वैकेंसी कॉन्सेंट्रेशन घटते बढ़ते तब आप देखेंगे कि वॉल्यूम वहाँ पे चेंज होगा। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो इसलिए इस प्रोसेस को हम नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। तो अभी हमने इस पार्ट में देखा 3 प्रोसेसेस, इसको समराइज कर लेता हूँ मैं। मेरे पास कौन से मोशंस थे डिसलोकेशंस के। डिसलोकेशन के मोशंस है ग्लाइड, क्रॉस स्लिप और क्लाइंब। ये मेरे 3 प्रोसेस हैं। ग्लाइड और क्रॉस स्लिप मुझे मिलते हैं एज और स्क्रू दोनों में, और ग्लाइड मुझे मिलेगा एज और स्क्रू दोनों में। क्रॉस स्लिप मुझे मिलेगा सिर्फ स्क्रू में, और क्लाइंब मुझे मिलेगा सिर्फ एज में। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ये जब डिसलोकेशन मोशंस होते हैं तो प्लास्टिक स्ट्रेन क्या डेवलप हो सकता है मटेरियल में। अभी के लिए यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद।